नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनहित याचिका के बारे में कि जनहित याचिका क्या होती है, पीआईएल क्या होता है। ठीक है, तो जनहित याचिका क्या होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पीआईएल क्या होता है, जनहित याचिका मतलब सामाजिक हितों के लिए, मतलब किसी जो गरीब तबका है उसके सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका लाई जाती है। किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं लाई जाती। आप सिंगल पर्सन है तो अपने लिए पीआईएल नहीं डाल सकते हैं। आपको क्या है कि समाज के तबके के लिए, मतलब समाज अगर राज्य कोई ऐसी नीतियां बनाता है जिससे समाज को तकलीफ हो रही है तो उसके लिए आप पीआईएल डाल सकते हैं। ठीक है, या सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं तो वो अपनी बात नहीं रख पाते तो इसलिए कोई व्यक्ति या संगठन है तो उनके लिए पीआईएल डाल सकता है। ठीक है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप समाज को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उन वर्गों को न्याय वहां उनके तक न्याय प्रभावकारी पहुंच बनाने के लिए, तो न्याय के लिए प्रभावकारी पहुंच बनाने के लिए इसका डाला जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट इसको देखते हैं। तो सबसे पहले पीआईएल की अवधारणा कब आई थी, तो इसकी अवधारणा आई थी 1960s में। 1960s में इसकी अवधारणा आई थी, कहीं पर इसके बारे में नहीं दिया गया था। ये न्यायालय की उत्पत्ति थी एक तरीके से कहेंगे। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1980 के समय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान रखना है। और भारत में शुरुआत करने वाले जो न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर। तो इसको ध्यान रखेंगे कि पीएन भगवती साहब जो थे उन्होंने भारत में पीआईएल की अवधारणा रखी थी 1980s में। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्योंकि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके पास तक न्याय प्रभावकारी न्याय पहुंचने के लिए कि वो इतने काबिल नहीं है कि वो सरकारी खर्चा उठा सकें, उनके लिए सरकारी वकील भी अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है कि इसमें पीआईएल डालने के लिए आपके पास जो पैसा है वो बहुत कम लगता है। पैसा मान लीजिए कि 50 रुपए पर पर्सन लगता है। ठीक है, अगर जो वादी है तो 50 रुपए पर वादी लगता है। तो इस तरीके से बहुत कम यहाँ पर पैसा भी लिया जाता है, बहुत कम, कि आम से आम नागरिक जो है कोर्ट तक जा सके। अच्छा, पीआईएल जो दाखिल कर सकते हैं हम केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं कर सकते। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम किस आर्टिकल से जाते हैं तो आर्टिकल 32 होता है, और सॉरी हाई कोर्ट में जाते हैं तो हम आर्टिकल 226 के तहत जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 32। तो हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो बंद करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। हम आगे बात करते हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं होता है यहाँ पर, कि आपके पर्सनल जो है, पर्सनल अगर आप कोई मुद्दे हैं तो उसको लेकर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक तौर पर ही अप्लाई कर सकते हैं पीआईएल को, कि सामाजिक तौर पर इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर सामाजिक कोई दिक्कत है, समाज को कोई दिक्कत है तो तभी आप इसकी जा सकते हैं पीआईएल डालने के लिए। तो सार्वजनिक हितों को आगे बढ़ाना। जैसे याचिकाएं किस क्षेत्र में याचिकाएं, अच्छा इससे फायदे भी होते हैं समय समय पर, कि अगर समाज को किसी चीज से प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं कि याचिकाएं डालते हैं। जब याचिकाएं डालते हैं तो कोर्ट इसको लेता है और कोर्ट इसके ऊपर देखता है, बहस करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ नया निकल के आता है। तो इसी तरीके से नए कानून निकल के आते हैं। तो जैसे याचिकाओं में अगर हम बात करें तो बंधुआ जो श्रमिक हैं उनके बारे में समय समय पर कानून बनाए जाते हैं। अपेक्षित जो बच्चे हैं उनके लिए कानून बनाए जाते हैं, उनके लिए अनाथालय बना दिया, बहुत सारे चीजें बना दी जाती है, आवास बना दिए जाते हैं, क्लब आवास बना दिए जाते हैं। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी न मिलना, अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है तो अगर परेशान है वो लोग तो पीआईएल डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनके लिए सुनवाई होगी। या जेल में कहीं उत्पीड़न हो रहा है, सार्वजनिक तौर पर हो रहा है, या दहेज सार्वजनिक तौर पर कोई मुद्दे हैं तो दहेज को लेकर भी पीआईएल डाले जाते हैं, समय समय पर इसके ऊपर कानून बनते हैं। बलात्कार है, हत्या है, दंगा पीड़ितों को लेकर भी बनते हैं, और पारिवारिक पेंशन को लेकर भी बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारी याचिकाएं आती हैं पीआईएल के लिए। तो पीआईएल सीधी सी बात है, जनहित याचिका क्या है कि जन के हित के लिए होता है। राज्य के खिलाफ भी इसको लाया जा सकता है और निजी संस्थान के खिलाफ भी। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि निजी संस्थान के खिलाफ भी इसको लाया जा सकता है और राज्य के खिलाफ भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके अधिकार का हनन हो रहा है, मतलब किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि राज्य और निजी संस्थानों के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। तो ये हमारा पीआईएल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भारत में इसको 1980 में लाया गया था, किसके द्वारा, पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर के द्वारा। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तक न्याय पहुंचाने के लिए लाया गया था, और सार्वजनिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए। कोई व्यक्ति स्वयं अपने पर्सनल अगर आपको मुद्दे हैं तो उसको लेकर नहीं ला सकता है। क्या होना चाहिए, एक पूरी तरीके से एक वर्ग होना चाहिए। ठीक है, मतलब सार्वजनिक समस्या होनी चाहिए, तभी आप पीआईएल डाल सकते हैं। तो ध्यान रखना पीआईएल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे सामने। आगे हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के बारे में, कि न्यायिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखो, न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि मान लीजिए कोर्ट ने कोई न्याय सुना दिया है, अब कोर्ट ने तो कोई फैसला दे दिया है, तो अब अगर उसने फैसला दे दिया है तो क्या उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मामले ऐसे भारत में निकल के आए थे, तो क्या उनकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए शुरुआती जांच में अगर कुछ गड़बड़ हो गया या न्याय देने में कुछ थोड़ा सा भूल गए हैं, कुछ भी हो गया है, तो उसके समीक्षा नहीं होनी चाहिए थी। तो ये जो था ये बहुत ही ज्यादा मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय न्याय प्रणाली में। तो न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा थी सबसे पहले कहाँ आई थी, यूएसए में आई थी। और यूएसए में इसको किसने दिया था, तो जॉन मार्शल साहब थे। तो जॉन मार्शल ने केस आया था
मारबरी बनाम मेडिसिन केस था 1803 में, इस केस को जाके पढ़ना आप, ठीक है। तो प्रथम बार कब आया था, इसको जॉन मार्शल ने किया था, यूएसए में आई थी। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर कोई फैसले सुनाए गए हैं तो फैसलों को फिर से पढ़ा गया और फिर से उसके बाद उसमें जैसे हमारा केशवानंद भारती मामला था, गोलकनाथ मामला था, और गोलकनाथ मामला निकल के आया था, तो उसमें जैसे मूल ढांचे को मतलब आप प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं, फिर आया कि मूल ढांचे में संशोधन, मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना संशोधन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बार बार न्यायिक समीक्षा हुई और न्यायिक समीक्षा के बाद नई नई चीजें निकल के आई हैं, कानूनों में बदलाव हुए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका में तो ये मील का पत्थर साबित हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। तो भारत में इसको कब अपनाया गया था, तो 1960 में अपनाया गया था। कब, 1960 में अपनाया गया था। तो अच्छा, लेटेस्ट मामला था, मैंने कल पढ़ाया था कि न्यायिक समीक्षा ही वो चीज है कि न्यायिक समीक्षा की वजह से जो 99 संविधान संशोधन था, कल मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि 99 संविधान संशोधन 2014 में आया था और उसकी जगह जो एनजेसी को लाना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो न्यायिक समीक्षा के थ्रू ही असंवैधानिक घोषित किया था। किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो इसका ध्यान रखना। तो समय समय पर क्या हुआ कि बहुत सारे केसेस जो हैं, बहुत सारे मामले हैं, बार बार न्यायालय के द्वारा लाए गए हैं और उसके बाद उसकी आर्थिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा करी गई। जब न्यायिक समीक्षा करी गई तो उसमें फिर से बदलाव किए गए। तो केस आपके सामने, जैसे गोलकनाथ मामला आया था 1967 में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण मामला आया था आपके 1970 में, इस मामले की भी न्यायिक समीक्षा हुई थी। प्रीवियस उन्मूलन जो मामला था 1973 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मिनर्वा मिल्स जो मामला था 1980 का, और आपका 99 संविधान संशोधन मैंने कल पढ़ाया था। तो ये प्रमुख मामले थे जिनके बाद एक नई चीज निकल के आती है, नई चीजें जुड़ती हैं न्यायालय में, जुड़ी जाती हैं न्याय में, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए न्यायालय कोई फैसला सुनाता है तो उसके बाद क्या करता है वो, उसकी न्यायिक समीक्षा हम कर सकते हैं, न्याय समीक्षा योग होते हैं फैसले। तो इससे आगे चल के क्या होता है कि बहुत सारे जो मामले होते हैं जिनमें थोड़ी सी गलतियां होती हैं तो उन्हें सुधारा जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। तो ध्यान रखेंगे कब सबसे पहले लाया गया, यूएसए में लाया गया। पहली बार कौन सा केस था, तो मारबरी बनाम मेडिसन केस था, जॉन मार्शल के द्वारा इसको लाया गया था। भारत ने इसको 1960 के दशक में अपनाया था। ये सारे मामले थे, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। ये मामले डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं कि गोलकनाथ मामला कब आया था और आपका मिनर्वा मिल्क मामला कब आया था और प्रीवियस उन्मूलन कब आया था, ठीक है। एनजीसी का मामला मैंने कल बताया था। आगे बात करते हैं न्यायिक सक्रियता। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यायिक सक्रियता क्या होता है। तो न्यायिक सक्रियता जो वर्ड है, जो अवधारणा, ये कहाँ से आई, ये भी अमेरिका से ही आई है। अब न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है कि अगर जैसे विधायिका और कार्यपालिका है तो विधायक और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों को पालन करने के लिए बाध्य करती है ये। अगर मान लीजिए न्यायिक सक्रियता नहीं है, एक्टिविज्म नहीं है, तो यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं इसको, तो न्यायिक सक्रियता नहीं है तो क्या, अगर कार्यपालिका कुछ गलत काम करती है, असंवैधानिक तरीके से कुछ करने की सोचती है, कुछ बदलाव करने की सोचती है या समाज में कुछ लाने की सोचती है, तो ये उनको रोकते हैं न्यायिक सक्रियता। तो आप उसके खिलाफ भी कहा जा सकते हैं आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इस शब्द को किसने दिया था, तो आर्थर सेलिंग सिंगर जूनियर ने दिया था। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। तो न्यायिक समीक्षा क्या है, ठीक है, न्यायिक सक्रियता क्या है, और हमने जनहित याचिका के बारे में पढ़ा। अवधारणा कब आई, भारत में किसके द्वारा, पीएन भगवती, तो इतने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर पीएन भगवती का। और जनहित याचिका में कितना रुपए लगता है, तो आपका 50 रुपए पर वादी लगता है। इस तरीके से एग्जाम याचिकाओं कौन कौन सी डाल सकते हैं, और निजी संस्थानों के लिए डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, तो बिल्कुल डाल सकते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये मामले याद रखेंगे हम। एनजीएसी को किसके तहत रद्द किया गया था, तो न्यायिक समीक्षा के तहत ही रद्द किया गया था। कब, 2015 में इसको रद्द कर दिया गया था। 99 संविधान संशोधन भी रद्द कर दिया गया था। और न्यायिक सक्रियता क्या है, तो ये यूएसए से लिया गया है। तो किसको, विधायिका को अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। अगर जो हमारा विधायिका है संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है तो फिर उसको रोकने का काम कौन करता है, ये करती है न्यायिक सक्रियता ही करती है। उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, कहाँ पर, कोर्ट में हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, लगातार पढ़ो, इसको लगातार रिवीजन करते रहो, देखते रहो, और इसी तरीके से हम लोग लगातार पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एग्जाम बहुत सारे आ रहे हैं 2023 में, तो लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। आज के लिए इतनी बहुत है, जय हिंद।